हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग ग्रुप। मैं आलोक पांडे। आज मैं आप सभी को स्टैंडर्ड टेंथ का साइंस पार्ट 1 के चैप्टर नंबर 1 ग्रेविटेशनल स्टार्ट करने वाला हूं। आज मैं ग्रेविटेशनल के कुछ टॉपिक्स कवर करने वाला हूं, जैसे कि हमारा है ग्रेविटेशन, सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्सेस, केपलर्स लॉ। ये आज के हमारे 3 टॉपिक्स हैं। इसे हम लोग क्या काम करने वाले हैं, प्रॉपरली कवर करने वाले हैं। ये क्यों है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ये सभी चीजों के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए, अगर हम अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक अगर आप पढ़ेंगे तो आपके कुछ क्वेश्चंस अराइज होते हैं। उसमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो आपको उसके आंसर्स खुद से रिकॉल करना रहता है या फिर सर्च कहीं से करना पड़ता है, आपको पता रहना चाहिए। तो उसमें क्या है, कैन यू रिकॉल। तो क्वेश्चन सबसे पहला हमारा क्या है, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। मतलब कौन से फोर्सेस है कि जो ऑब्जेक्ट पे क्या करने वाले हैं, एक्ट करने वाले हैं। जैसे कि अगर फोर्सेस आप नॉर्मल, अगर आप रूम में बैठे हो तो नॉर्मल फोर्सेस क्या होते हैं, जैसे कि आपको फ्रिक्शनल फोर्सेस, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्सेस क्या होता है आपको पता ही होगा, क्योंकि जानते हो ना, अगर कोई चीज अगर ऑयली रखी है, जहां पे ऑयली अगर ऑयल लगा देंगे तो क्या होता है, फ्रिक्शन नहीं होता। तो ऑयल अगर लग जाता है किसी भी चीज पे रख देते तो अपने आप क्या काम करता है, वो स्लाइड करने लगता है, कुछ दूरी तक जाता है। लेकिन अगर वही वहां पे फ्रिक्शनल फोर्सेस लगता है तो क्या होता है, हमारा उस चीज के ऊपर ग्रिप बन जाता है। जैसे हम चलते हैं, डोलते हैं, या फिर चलना हुआ, कुछ काम करना हुआ, तो उसके लिए क्या रहता है, उसमें हमें ग्रिप अच्छा होना चाहिए। कुछ भी लिखना हुआ तो हम लोग क्या काम करते हैं, पेंसिल पे ग्रिप बनाते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो फ्रिक्शनल फोर्सेस हो गया। फिर उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो हम लोग पढ़ने वाले हैं तो वो सभी है, नॉर्मल फोर्सेस है, टेंजेंशियल फोर्सेस है, ऐसे ही बहुत अलग अलग तरह के, जैसे कि मैग्नेटिक फोर्स है, और भी बहुत सारे ऐसे फोर्सेस हैं। तो उसी में से हम लोग क्या काम करने वाले हैं, इसमें ग्रेविटेशनल फोर्सेस के बारे में हम लोग क्या काम करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। जैसे कि अगर बोलेंगे आप, सर आपने नॉर्मल फोर्सेस, टेंजेंशियल फोर्सेस बोला है, तो होता क्या है, मैं आपको वो इसी चैप्टर्स में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि ये आगे कॉन्सेप्ट्स आने वाले हैं, इन सब के बारे में हम आगे बात करेंगे। तो अभी हम लोग क्या काम करते हैं, कैन यू रिकॉल का सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फोर्सेस यू आर फैमिलियर। जैसे कि मैंने आपको फ्रिक्शनल फोर्सेस ये सभी चीजें बोल दिया, और पहला क्वेश्चन क्या था, इफेक्ट। जैसे कि आपको पता चल गया था, मैंने पहले में क्या बोला था कि आपका ग्रिप बनता है, तो वो क्या हो गया, इफेक्ट हो गया ना। तो आपका क्या होता है, वो उसके असर पड़ता है कि जिसके जो फ्रिक्शन, आपकी किसी बॉडी के बीच में फ्रिक्शन जो होता है, वो क्या हो गया, इफेक्ट हो गया। और भी अगर इफेक्ट की बात किया जाए तो जैसे कि अगर आप किसी बॉल को आप प्रेस करते हैं तो क्या होता है, उसका शेप चेंज हो जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिफॉर्मेशन हो गया। कोई चीज को पिक एंड ड्रॉप करना रहता है, उठाना हुआ, इधर से वहां पे रखना हुआ, ये सारी चीजें तो इफेक्ट हो गए। फ्रिक्शनल फोर्सेस, ये सभी टेंजेंशियल फोर्सेस, ये टाइप्स ऑफ फोर्सेस हो गए। अभी हमारा थर्ड क्या है क्वेश्चन, व्हाट डू यू नो अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्सेस। आप ग्रेविटेशनल फोर्सेस अगर चैप्टर्स पढ़ रहे हैं तो आपको पहली बात ग्रेविटेशनल फोर्सेस क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए, जो कि आपने स्टैंडर्ड 9th में आपने पढ़ा होगा। क्योंकि आप ग्रेविटेशन, जैसे कि आप जानते हैं, यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्सेस लगता है, ठीक है। जैसे कोई बॉल फेंको या कोई पत्थर हुआ, उन सब में ग्रेविटेशनल फोर्सेस होते हैं ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस क्या होते हैं, जो दो बॉडी जो अट्रैक्ट करे एक दूसरे को, एक दूसरे की तरफ, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्सेस हम लोग उसे बोलते हैं, ठीक है। वो किसके बीच में लगता है, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगता है, ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 2। जैसे कि अगर आप दो बॉडी के ऊपर लेते हैं, जैसे कि ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, इसका मास अलग रहेगा, m1 हो गया, इसका मास अलग रहेगा, m2 हो गया। फिर ये सब आपके हर बॉडी, हर ऑब्जेक्ट एक जैसे हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। यूनिवर्स में अगर आप देखेंगे तो अलग अलग वैरायटीज के आते हैं। तो इसके बीच में कैसे फोर्सेस होता है, कितना फोर्स लगता है, क्या है, वो सब के बारे में हम लोग क्या काम करने वाले हैं, इस चीज में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी हम लोग क्या काम कर रहे हैं, इस चैप्टर में हम लोग, हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है, सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है, ग्रेविटेशन। देखिए, अभी हम लोग का क्या टॉपिक है, ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन क्या है, इसके बारे में अगर हम लोग जानना चाहेंगे तो सबसे पहली बात ये क्या है, किसने बनाया है, मतलब किसने ये डिस्कवर किया है। ये बनाया तो है नहीं, यूनिवर्स में पहले था। तो सबसे पहला इसको नोटिस करने वाले थे आइजैक न्यूटन ने। आइजैक न्यूटन ने क्या था कि वो पेड़ की सेब के, मतलब हमारे एप्पल के पेड़ के नीचे क्या थे, वहां पे बैठे हुए थे। उन्होंने ये नोटिस किया कि
एप्पल जो पेड़ से है वहां से टूट के डायरेक्ट जमीन पे गिरा, ठीक है। लैंड पे गिरने का मतलब उन्होंने सोचा ये गिरा तो गिरा क्यों, क्योंकि यूनिवर्स में जो भी कुछ होता है उसका कोई ना कोई साइंटिफिक रीजन रहता है। इसके वजह से क्या हुआ, उन्होंने सोचा कि ऐसा क्या है कि इसके वजह से कि ये एप्पल जो है हमारे अर्थ पे गिरा है। जाहिर सी बात है, हमारा अर्थ क्या है, सर्कल शेप में है, मतलब स्पेरिकल शेप में है। स्पेरिकल शेप में जरूरी नहीं कि एप्पल का शेप, मतलब जो एप्पल का पेड़ है वो हमेशा एक ही जगह पे रहेगा, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि इधर से गिरेगा तो डायरेक्ट मतलब अर्थ पे गिरेगा ना, अर्थ के बाहर तो गिर नहीं जाएगा, ठीक है। इसके लिए उसने ये कंक्लूड किया, इसके बारे में बहुत चीजें सोचने के बाद तो उसने उसको पता चला कि अर्थ के पास कुछ ऐसा फोर्स या कुछ ऐसा पावर है जिसके वजह से क्या काम करता है कि ये एप्पल अर्थ पे गिरा है। मतलब अर्थ पे गिरा है तो किसकी तरफ हमेशा कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर की तरफ, ठीक है। तो ये किसने कंक्लूड किया, सर आइजैक न्यूटन ने क्या काम किया, एप्पल गिरते हुए ये कंक्लूड किया। फिर उन्होंने ये सोचा कि एप्पल को अगर गिर रहा है तो चलो अर्थ के पास ये है। अब ये सब सोचने से पहले उन्होंने ये भी सोचा कि क्यों ये सिर्फ सीधा नीचे ही क्यों गिरा है, ये हॉरिजॉन्टली क्यों नहीं गया, वर्टिकली डायरेक्ट। हमारा हॉरिजॉन्टली मोशन क्या होता है, इस डायरेक्शन में होता है, ठीक है। जो हमारा अगर ये एप्पल है, एप्पल का मूवमेंट अगर इस तरफ ऐसा होता तो क्या हो जाता, ये हॉरिजॉन्टल हो जाता। और इस तरह से मूवमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, वर्टिकली डाउनवर्ड क्यों आया और हॉरिजॉन्टली क्यों नहीं है। हॉरिजॉन्टली अगर जाता तो क्या होता, अर्थ के सरफेस पे क्या काम करता, फ्लोट करता। और वर्टिकली गया, वर्टिकली अपवर्ड क्यों नहीं गया, डाउनवर्ड क्यों गया, क्योंकि अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स ने क्या काम किया था, पुल किया था। ये सारी चीजों में, लेकिन बाद में उन्होंने और भी चीजें सोचा, अगर ये एप्पल के ऊपर हो रहा है, एप्पल तो चलो पेड़ के ऊपर है, अगर एप्पल से कोई दूरी डिस्टेंस पे रहे तो क्या उसके ऊपर ये ग्रेविटेशनल फोर्सेस, जो ये फोर्स है जो कि एप्पल गिरने पे जिस अर्थ ने उसके ऊपर अप्लाई किया, जिसकी वजह से अर्थ पे गिरा है, तो वो फर्दर जो दूर डिस्टेंस पे और दूरी पे है उसके ऊपर भी असर करना चाहिए। तो वो उन्होंने ये समझा कि मून पे, हमारे सन पे, ऐसा हर एक ऑब्जेक्ट पे यूनिवर्स में जो है उन सभी जगहों पे क्या होता है, उन सभी ऑब्जेक्ट के ऊपर, उन सभी चीजों के ऊपर क्या होता है, ऑब्जेक्ट के ऊपर जो रहता है उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगते हैं। और ऐसा क्यों, कौन से ऑब्जेक्ट पे होता है, जिसके ऊपर मास रहे। आपको अगर मैं मास बोल रहा हूं तो आपके माइंड में कॉन्सेप्ट ये रहना चाहिए कि मास क्या होता है, वेट क्या होता है। दो ये अलग क्राइटेरिया है, क्योंकि हम लोग वेट बोलते हैं तो वेट हमारा अर्थ पे अलग है, और अगर हम लोग मून पे जाएंगे तो उसका वेट अलग रहेगा। वो सभी चीजें किसकी वजह से होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। तो वो सारी चीजों के बारे में ही हम लोग क्या काम करेंगे इस चैप्टर में, आगे है इसके बारे में आपको क्या काम करूंगा, फर्दर एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी ये सभी चीजें क्वेश्चन अराइज होने के बाद उन्होंने क्या काम किया, ये सभी चीजों के बारे में, फिर उन्होंने क्या काम किया, फोर्सेस एंड मोशंस के बारे में अभी हम लोग क्या काम करेंगे। सर आइंस्टाइन न्यूटन का बारे में हम लोग ने पढ़ लिया कि उन्होंने कैसे किया, क्या क्या एप्पल गिरने पे क्या सोचा, इसके स्टोरी के बारे में आपने पहले भी सुना होगा। फोर्सेस एंड मोशन के बारे में बोलेंगे। फोर्स क्या होता है, फोर्स आपने 3 लॉज ऑफ फोर्सेस न्यूटन के आपने पढ़े होंगे, क्योंकि ये 9th के टॉपिक्स हैं, उसमें आपने पढ़ा होगा। जैसे कि क्या होता है, एक्सटर्नल अनबैलेंस। कोई भी अगर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कि ये कोई आपका अगर कोई सरफेस हुआ, ठीक है, अगर इस सरफेस के ऊपर, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, अगर आपका स्पेरिकल या कोई कैसा भी ऑब्जेक्ट है, वो तो वहीं पे रहेगा जब तक आप उसको धक्का या पुश नहीं मत करते या फिर वहां से उठा के कहीं और नहीं रखते। अपने आप तो वो हिलने वाला है नहीं, वहां से हटेगा नहीं। या फिर एक्सटर्नल कोई सोर्स होगा, जैसे कि विंड एनर्जी हो गया, कोई ना कोई एनर्जी रहेगा या फोर्स रहेगा जिसकी वजह से क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट मूव करता है। तो हो गया मोशन, क्या हो गया, मूवमेंट। और फोर्स क्या हो गया, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्सेस। मतलब वो क्या काम किया, अपना वेट या मास जो हुआ ट्रांसफर कर दिया, और जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी जो रहता है हम लोग उसी को क्या बोलते हैं, फोर्सेस बोलते हैं। ये हमारा क्या हो गया नेक्स्ट, जो कि हमारे क्या हुआ टेक्स्ट बुक में दिया गया है। अभी हम लोग क्या काम करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं, किसके बारे में, इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट। ग्रेट साइंटिस्ट आइजैक, सर आइजैक न्यूटन ने क्या काम किया था, उनका अगर बर्थ बोला जाए तो 1642 में हुआ था, और उनका डेथ क्या कब हुआ था,
1727 में उनका डेथ हुआ था। उन्होंने क्या हुआ, वो जो थे अपने टाइम के बहुत बहुत ज़्यादा स्कॉलर्स थे, मतलब स्कॉलर्स में आते थे, और उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे डिस्कवरी किया। उनका बर्थ अगर बोला जाए तो कहाँ पे हुआ था, लंदन में, इंग्लैंड में क्या हुआ, उनका बर्थ हुआ था। और उन्होंने बोला जाए ग्रेविटेशनल के बारे में जो लॉस हम लोग पढ़ते हैं, इन्होंने डिस्कवर किया है। और भी इन्होंने क्या काम किया, बहुत सारे और चीज़ों में बोला जाए ब्रांचेस में, ऑलमोस्ट मैथ्स में है, साइंस में है, फिजिक्स में हुआ, ऐसे बहुत सारी चीज़ों में उन्होंने क्या काम किया है, अपना रिसर्च किया है। मतलब इनके वजह से, मतलब अगर बेस बोला जाए तो बेस का बहुत अच्छा इन्होंने क्या काम किया है, दिया है। मतलब हमारे साइंस में बहुत अच्छा इन्होंने एक बेस दिया है। और इन्होंने अगर बोला जाए मैथ्स का एक नया ब्रांच अगर बोला जाए कैलकुलस, जिसे हम लोग बोलते हैं, वो मैथ्स फर्दर स्टडीज में, इंजीनियरिंग लेवल या हायर स्टडीज में हम लोग क्या काम करते हैं, कैलकुलस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो वो सब के बारे में भी इन्होंने क्या काम किया था, बताया था। न्यूटन ने ये जो लॉ दिया है ना, इसके पहले भी क्या काम किया था, जब इन्होंने दिया था इसके पहले एक साइंटिस्ट कैप्लर्स बोला जाता है, इन्होंने क्या काम किया था, इन्होंने जब ग्रेविटेशनल फोर्स का बुक लिखा था उसके पहले कैप्लर्स ने क्या काम किया था, इन सब के बारे में, जैसे कि अर्थ का ग्रेविटेशनल क्या होता है, उन्होंने क्या होता है, कैसे रिवॉल्व करता है, तो ये सब के बारे में उन्होंने कैसे रिवॉल्व करता है, ये सभी चीज़ें मतलब पुराने ज़माने में ही पता लगा कि कैसे होता है, क्या होता है, रीडिंग्स के हिसाब से बताया था। ठीक है, अभी हम लोग क्या काम कर रहे हैं, अगर न्यूटन की बात कर दिया मैंने, तो उसके सबसे पहली बात हम लोग न्यूटन के 3 लॉ क्या होते हैं, शॉर्ट में हम लोग क्या काम करते हैं, उसे रिवाइज कर लेते हैं, जो आप लोग ने पहले भी पढ़ा है। क्योंकि अगर हम लोग न्यूटन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहली बात ग्रेविटेशनल जो लॉ है कौन से वो हमें पता रहना चाहिए। सबसे पहला क्या है कि जो मैंने आपको बताया था, कोई भी ऑब्जेक्ट स्टडी पोजीशन में हमेशा रहना चाहता है, कभी भी वो अपना स्टडी पोजीशन चेंज नहीं करना चाहता। स्टडी पोजीशन अगर कोई बोला जाए तो क्या होता है, स्टडी पोजीशन का मतलब अगर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो क्या रहेगा, हमेशा रेस्ट में ही रहना चाहेगा, वो अपने हिसाब से कभी भी वो मूव नहीं करता है। मतलब ये ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह पे अपने आप कभी भी नहीं जा सकता, कोई एक्सटर्नल फोर्स आता है तभी जाके वो क्या काम करता है, मूव करता है। तो ये पहला स्टडी स्टेट में हुआ। अगर स्टडी स्टेट में स्टेबल फॉर्म में हो गया, या फिर स्टडी फॉर्म में ये भी बोल सकते हो कि अगर आप सोचो ना, फैन का अगर एक बार आप फैन चल रहा है, ठीक है, आप अगर फैन को अगर बंद भी कर देते हैं बटन, तो भी क्या काम करता है, फैन रोटेट करता रहता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर अपना खुद का स्टडी स्टेट आ गया था, जिसके वजह से वो क्या काम कर रहा था, मोशन करता है। लेकिन बोलोगे सर फिर थोड़ी देर बाद स्टॉप क्यों हो जाता है, क्योंकि जो एयर रेजिस्टेंस रहता है, मतलब हवा क्या रहता है, उसके अपोजिट में फ्लो होता रहता है, जिसकी वजह से फैन के ब्लेड को क्या काम कर देता है, रोक देता है, धीमा करते करते स्लो स्लो रोक देता है, जिसकी वजह से उसको क्या होता है, उसको रुकना पड़ जाता है, क्योंकि एक्सटर्नल जो एयर है एक्सटर्नल फोर्स बन के उसे रोक रहा है, इसके वजह से वो रुक रहा है, वरना वो मोशन में ही रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप पेंडुलम ले सकते हो, पेंडुलम देखिए ना, कंटिन्यूअसली क्या होता है, लगातार घूमता रहता है। तो स्टडी मोशन में ये फर्स्ट लॉ हो गया। अब सेकेंड लॉ की अगर बात किया जाए तो सेकेंड लॉ क्या है, एक्सटर्नल अनबैलेंस। मतलब ये तो आपने, ये फर्स्ट लॉ का ही मैं बोल रहा हूं, अगर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अगर कोई अप्लाई करता है तभी ऑब्जेक्ट क्या काम करता है, एक जगह से दूसरी जगह पे क्या होता है, ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करता है। ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड लॉ में क्या काम किया था, इन्होंने ये बताया था फॉर्मूला फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए, जो आप लोग जानते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। स्मॉल ए से लिखो या कैपिटल ए से लिखो, ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, या तो फिर स्मॉल में सभी लोग क्या करते हैं, आप बुक्स में अगर देखोगे तो ये लिखा रहता है स्मॉल एम ए, मास इनटू क्या रहता है, एक्सेलरेशन रहता है। ठीक है, मतलब एक्सेलरेशन क्या होता है, क्योंकि देखो आपका बॉडी का पहले वेलोसिटी, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी होता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से पहला जो आपका बॉडी स्टडी स्टेट पे था, मतलब या रुका हुआ था या फिर क्या था, मोशन, मतलब मूव कर रहा था। ठीक है, आपने क्या काम किया, या तो अगर एक्सटर्नल मतलब पीछे से अगर इसको धक्का मारेंगे तो क्या हो जाएगा, पुराना जो रफ्तार है उससे ज्यादा स्पीड इसका बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो गया, इसका एक्सेलरेट हो गया। जैसे गाड़ी का एक्सेलरेटर होता है ना, आपका क्या रहता है, वेलोसिटी एक पहले से कुछ रहता है, और एक्सेलरेटर देते हो तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, गाड़ी की बढ़ जाती है और तेजी से चलने लगती है। उसी तरह से ये ऑब्जेक्ट हो जाता है, तो एक्सेलरेशन होता है। और ऑब्जेक्ट का क्या होता है, खुद का एक
मास होता है। और इन दोनों को अगर प्रोडक्ट करते हो तो वो क्या होता है, फोर्स। उतना फोर्स उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता है, ठीक है। मैं हमेशा देखिए यहाँ पे मास बोल रहा हूँ, आप इसके अंदर वेट कभी कंसिडर न करें। कभी भी अभी क्या रहता है ना, हम लोग खुद का सॉल्व करते रहते हैं ना, तो हम लोग कितना फोर्स हमारे ऊपर लगा है, तो हम लोग अपने क्या काम करते हैं, वेट को भी वेट के साथ कैलकुलेशन कर देते हैं। लेकिन हमें वेट के साथ कैलकुलेशन नहीं करना रहता है, हमें सिर्फ मास चाहिए रहता है, वेट नहीं लेना है, मास के साथ कैलकुलेशन रहता है। उसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे। ये हमारा क्या हो गया, सेकेंड लॉ, ठीक है, जो फॉर्मूला दिया गया था। अब थर्ड लॉ बोला जाए तो क्या होता है, थर्ड लॉ ये है कि एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, मतलब ये तो फर्स्ट लॉ हो गया एक्सटर्नल बैलेंस, सेकंड हो गया फोर्स। थर्ड लॉ अगर बोला जाए तो क्या होता है, एक देखो, एवरी फोर्स हैविंग इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। अगर आप बोलते हो जैसे कि अगर आप इस ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स लगाते हो तो क्या होता है, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे या बॉल को हिट करोगे तो क्या हो जाएगा, बॉल आपका हिट करने के बाद ही, जैसे आपका ये बैट, अगर आपका ये बैट है, ठीक है, अगर आपका बैट बॉल से अगर हिट करता है, ठीक है, बॉल और बैट में अगर हिट होगा तो क्या होगा, आपका बैट का स्पीड जानते हो ना, देखो अपने आप रुक जाता है, और बॉल क्या हो जाता है, अपने आप दूसरी डायरेक्शन में चला जाता है। मतलब बॉल की वजह से क्या हो गया, ये बॉडी रुक गया, ठीक है। इसका मोशन क्या होगा, बैट आगे नहीं गया, वहीं पे रुक जाता है बॉल से हिट करने पे। अगर हम लोग एक्स्ट्रा बॉल और दम लगाते हैं, फोर्स उससे ज्यादा फोर्स लगाते हैं, क्या होता है, उसके साथ मूव कर देता है, ठीक है। इक्वल, एवरी एक्शन हैविंग इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब जितना आप फोर्स लगाओगे उसका असर एग्जैक्टली क्या होता है, उसका इक्वल होता है, ठीक है। तो ये सब, ये क्या हो गया, उसका थर्ड लॉ हो गया। अभी हम लोग क्या काम करने वाले, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो क्या है, सर्कुलर मोशन एंड सर्कुलर, ये देखो सर्कुलर मोशन एंड क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्सेस, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्सेस के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली बात, सर्कुलर मोशन होता क्या है। जैसे आपने ऑब्जेक्ट बहुत सारे देखे हैं, जैसे कि हमारा अर्थ देखे ना, वो रोटेट करता रहता है, अपने ओन एक्सेस पे रोटेट करता है। सन के, मतलब हमारा जो सन है सेंटर में है, मतलब क्या है, एक जगह पे है, सेंटर में नहीं है एक्चुअल में, क्या है, अपोजी या पेरिजी ये सब जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है, तो उसके हिसाब से वो भी रोटेट करता है, सर्कुलर मोशन हम लोग बोलते हैं, लेकिन पूरी कंप्लीट तरह से उसका क्या है, सर्कुलर नहीं हो, उसका क्या है, एलिप्स मोशन है। उसी तरीके से हम लोग इसके बारे में भी आपको बताने वाले हैं। जैसे कि आप व्हील देखिए ना, बाइक साइकिल का देखिए, या बाइक का देखिए, या फैन का देखिए, ये सारे क्या है, गोले में, मतलब एक ही पाथ बार बार इवॉल्व करते रहते, फॉलो करते रहते। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक ही पाथ बार बार ट्रैवल करे तो उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन बोलते हैं। देखिए जैसे कि ये क्या हुआ, आपका अगर व्हील रहेगा क्या होता है, एक बार राउंड मारेगा, फिर से यहाँ पे आ जाने के बाद फिर से वही एक ही चीज को क्या काम करता है, फॉलो करता है। अगर आप फैन के ब्लेड का लेते हैं तो ब्लेड का अगर आप टिप ले लीजिए, तो टिप अगर देखेंगे क्या काम करता है, फैन का ब्लेड का ऐसा ऐसा घूमता है। या फिर आपने कभी भी देखिए क्या बोलते हैं उसे, आप जाइंट व्हील में घूमे होंगे, देखिए ट्रैवल किए होंगे ना, उसमें आप जाते हो, जब भी जाइंट व्हील में देखो तो उसमें क्या काम करता है, वो जाइंट व्हील सर्कुलर मोशन में क्या काम करता है, रोटेट करता रहता है। आप जाइंट व्हील में अगर आप देखेंगे तो क्या रहता है, जाइंट व्हील में आप यहाँ पे या कहीं पे भी आप बैठे रहेंगे तो आप इसके चारों तरफ ऐसे रोटेट करते रहते हैं, सेम पाथ फॉलो करते रहते हैं। ऐसी चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, सर्कुलर मोशन। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए क्या है, अ स्टोन टाइड टू अ स्ट्रिंग, मतलब क्या है, एक स्टोन माना गया है। ये देखिए आपका क्या है, ये हमारा क्या है, स्टोन है, ठीक है। ये हमारा स्टोन है, क्या काम किया गया है, यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, धागे से क्या काम किया है, स्टोन को बांध दिया गया है। फिर उसके बाद हाथों से क्या काम किया जा रहा है, ऐसा रोटेट किया जा रहा है। रोटेट जब करोगे तो आप करेंगे तो क्या होता है, ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, मतलब एक ही मोशन पे। देखिए आप रोटेशनल मोशन आपने दिया कि नहीं, मतलब आपके मोशन की वजह से क्या हुआ, ये स्टोन मोशन में आया। अपने आप स्टोन पहले मोशन तो था नहीं, मतलब आपने क्या काम किया, इसके ऊपर फोर्स लगाया है, ठीक है। इसकी वजह से अगर आपको स्टोन को रोकना होगा तो क्या काम करते हो, अगर आप स्टॉप कर देते हो, मतलब ये सर्कुलर मोशन आप रोटेशन जो कर रहे हो, अगर स्टॉप कर दोगे तो क्या होगा, ये रोटेट होता रहेगा क्या,
नहीं। अगर आपने ये मौत का कुआं जैसे हम लोग बोलते हैं ना, अगर हम लोग जाते हैं वहां पे देखते हैं तो क्या होता है, एक आदमी जो बाइक से क्या काम करता है, रोटेट करता रहता है। अगर वही उसका स्पीड स्लो होते जाए या फिर वो फोर्सेस कम लगाते जाए तो क्या होता है, वो सेंटर की तरफ स्लो 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 क्या होता है, वो सेंटर में जाके गिरता है ना। तो इसी तरीके से क्या होता है, सर्कुलर मोशन में अगर आप स्पीड कम कर देंगे, तो अगर स्टोन को रोटेट करना तो क्या होगा, स्लो स्लो आपके बॉडी के पास में आने लगेगा। ठीक है, आपके बॉडी में जैसे ऊपर से क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है तो स्टोन जाहिर सी बात है नीचे आने वाला है ना। तो जब नीचे आने वाला है तो कहां पे जाएगा, वो टूवर्ड्स आपके बॉडी के पास। ठीक है, तो एक तरह से सर्कुलर मोशन में स्लो स्लो करते हुए क्या हो रहा है, आपके बॉडी के पास आ रहा है, टूवर्ड्स द सेंटर हो रहा है। ठीक है, सेंट्रल एक्सिस की तरफ है, जैसे कि यह सर्कुलर मोशन हो रहा है, ये सेंट्रल एक्सिस है, तो ये स्लो 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 इसका स्पीड कम होते हुए सेंटर में आके आपके बॉडी से क्या हो जाएगा, कांटेक्ट हो जाएगा। ये आपका समझ लीजिए बॉडी हो गया, ये आपका क्या हो गया, रोटेशन हो गया। ठीक है, तो ये हो गया, ये हमारा क्या है, सर्कुलर मोशन हो गया। आपको सर्कुलर मोशन के बारे में समझ गए होंगे, अभी हम लोग समझ गए होंगे। तो अभी हम लोग क्या काम करते हैं, अब हम बात करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्सेस। देखिए एक्चुअल में क्या है, ये दो तरह के फोर्सेस के बारे में है, सेंट्रीपिटल और एक और आगे आप अगर पढ़ेंगे तो सेंट्रीफ्यूगल होता है। ठीक है, सेंट्रीपिटल क्या होता है, सेंट्रीपिटल वैसे फोर्सेस होते हैं जो कि क्या काम करता है, बॉडी को, जैसे कि आप देखिए स्टोन को बांधे हुए हो, ओके, सेंट्रीपिटल ना, तो देखिए सेंट्रल सॉरी अभी हम लोग क्या काम करने वाले हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने दो बोला था, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीपिटल जो फोर्स रहता है, जैसे कि आप स्टोन को बांधे हो तो स्टोन क्या काम करते हो, आप हाथ से पकड़े हुए ना, अगर हाथ से अगर स्टोन मतलब अगर आप स्ट्रिंग को छोड़ दो तो क्या हो जाएगा, स्टोन अपने आप फेंक चला जाता है ना। ये पिक्चरों में देखते हैं ना, मूवीज में, अगर कोई ऐसा कोई बिल्डिंग में चढ़ना होता है, चोर जो थीव्स लोग रहते हैं क्या काम करते हैं, इसे रोटेट करके फेंक देते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट या कोई लो मैग्नेट या मेटल का चीज बांध के फेंक देते हैं, तो क्या काम करता है, रोटेट करने के बाद फेंकने से स्पीड बढ़ जाता है और ज्यादा दूरी पे चला जाता है। तो क्या होता है, एक सर्कुलर मोशन, जैसे वो छोड़ता है तो दूर चला जाता है ना। इसका मतलब क्या है, पहले वो सर्कुलर मोशन हो रहा था, जैसे अगर स्ट्रिंग छोड़ दोगे तो ये क्या होगा, डायरेक्टली चला जाएगा, मतलब इस डायरेक्शन में। तो वो डायरेक्शन क्या है, टेंजेंशियल। ठीक है, ये सर्कुलर मोशन हो रहा है, जैसे ही आप स्ट्रिंग छोड़ोगे तो जो टेंजेंट होगा उससे, टेंजेंट आप जानते हो, तो टेंजेंट से डायरेक्ट स्ट्रेट क्या हो जाएगा, वो ट्रैवल करेगा। तो ये क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट का। अब जरूरी नहीं है जहाँ यहीं पे छोड़ रहे हो, यहाँ पे कहीं पे छोड़ोगे, उस पॉइंट से आपका टेंजेंट जिस डायरेक्शन आपका मोशन हो रहा है वहां से आपको क्या काम करना, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट ड्रॉ करते ही आपको पता चल जाएगा कि वो स्टोन का डायरेक्शन किस तरफ है। ठीक है, आप स्ट्रिंग को जब पकड़े हो अपनी तरफ खींच के पकड़े हो, अगर आप छोड़ दोगे तो दूर चला जा रहा है ना। ठीक है, जैसे कि आप छोड़ रहे हो तो ये क्या हो रहा है, स्टोन आपके हाथ छू के दूर चले जा रहा है ना। तो आप स्ट्रिंग से पकड़े हो तो क्या हो रहा है, स्टोन इसी ऑर्बिट में है। लेकिन अगर यह स्ट्रिंग जोर से अपनी तरफ खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, स्टोन आपके पास चला आएगा। तो ये क्या हो रहा है कि ये जो फोर्स है जिसके वजह से क्या काम किया जा रहा है, ये आपके एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में है। ठीक है, ये पर्टिकुलर ऑर्बिट में रखने के लिए मतलब क्या हो रहा है, ये पाथ फॉलो कर रहा है ये स्टोन, तो ये एक उसके लिए क्या हो गया, एक ऑर्बिट हो गया। जैसे हमारा देखिए, हमारा अर्थ का क्या है, एक ऑर्बिट है रोटेशन का, हमारा मून का क्या है, एक ऑर्बिट है पर्टिकुलर। उसी तरह से ये स्टोन का भी क्या हो जाता है, ऑर्बिट तैयार हो जाता है। ठीक है, जैसे आपका ऑर्बिट हो जाता है तो ये क्या काम कर रहे हो, आप इसे सेंटर में खींच रहे हो, और इसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये क्या काम किया जाता है, टूवर्ड्स द सेंटर की तरफ क्या आता है, इसका कॉन्सेंट्रेशन रहता है सर्कुलर मोशन पे। ठीक है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस क्या रहता है, जो कि बाहर की तरफ जाता है। ठीक है, इसमें दिया नहीं गया है, मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ये आपको आगे जाके पता चलेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस क्या होता है। अगर एग्जांपल के तौर पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस कैसे हुआ, कहाँ पे लगता है, तो आप कभी भी देखिए ना, कार पे बैठे रहते हैं, कार का टर्न अगर हमारा दिखे ना इस डायरेक्शन में होता है तो हमारा बॉडी क्या काम करता है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाती है। ठीक है, जिसके वजह से क्या हो जाता है, वो हमारा कौन सा फोर्स हो गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया। आपने अगर बाइक पे बैठे रहते हो या कार पे या साइकिल पे भी देखो, हमारा क्या होता है, जब हम लोग टर्न लेते हैं तो हमारा बॉडी क्या होता है, बेंड हो जाता है उसके हिसाब से। अगर स्पीड में रहता है ना, कार पे बैठे रहते हो तो वैसा कार में। ठीक है, तो ये क्या हो गया,
सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस हो गए। ठीक है, अभी हम लोग क्या काम करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक में। इसके पहले नेक्स्ट टॉपिक से जाने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, जैसे कि आप ये तो समझ लिए ना कि हमारा स्टोन का हो गया, इसी तरह से हमारा मून का भी जानते हो। मून का भी क्या है, एक फिक्स ऑर्बिट है हमारा अर्थ के, अर्थ का ऑर्बिट देखेंगे, मून की क्या है अलग है। हमारा अगर मून का देखेंगे अर्थ के हिसाब से, तो अर्थ का मतलब मून का ऑर्बिट मून क्या काम करता है, अर्थ की रिवॉल्यूशन करता है। ठीक है, अर्थ की चक्कर काटता है, और इसी तरह से हमारा अर्थ क्या काम करता है, मून का चक्कर काटता है। इसी तरीके से क्या होता है हमारे ऑर्बिट में, जैसे सोलर सिस्टम में होता है, इसी तरह से फर्दर और भी जो सोलर सिस्टम में सन होते हैं उनके चारों तरफ क्या होता है ऐसा रिवोल्यूशन करते हैं जो प्लैनेट रहते हैं। ठीक है, सेलेस्टियल बॉडी। अभी हम लोग क्या काम करने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, केप्लर्स लॉ, हम उसके बारे में पढ़। देखिए अभी हम लोग क्या काम करने वाले, केप्लर्स के लॉ के बारे में बात करते हैं। केप्लर्स ने भी 3 लॉज दिए थे। उसके पहले हम लोग केप्लर्स ने क्या लॉ दिया था, कैसे दिया था, उसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। देखिए हमारा क्या है, आपको जानते हो कि मैंने पहले ही आपको ये बताया है कि जो हमारे ये उसका क्या नाम है, आइजैक न्यूटन ने क्या काम किया था। आइजैक न्यूटन ने सबसे पहली बात उन्होंने ये ग्रेविटेशनल के लॉ को दिया था, लेकिन इसके पहले ही क्या काम किया था, केप्लर्स ने अपना लॉ दे चुके थे। ठीक है, तो केप्लर्स को लॉ को इस्तेमाल करके हमारे ये आइजैक न्यूटन ने क्या काम किया था, अपने बारे में उसके फॉर्मूलाज ढूंढे थे। लेकिन उसके पहले आप ये जानते हो, एस्ट्रोनॉमी हमारे अगर इंडिया में बोला जाए, एस्ट्रोलॉजी ये सभी देखो ना, मंगल शनि ये सब बोलते हैं ना, प्लैनेट्स का रिवोल्यूशन, ये पुराने जमाने से चल रहा है। जब से गैलीलियो ने क्या हुआ था, इसके मोशंस के बारे में बताया था, उसके पहले से ही नेकेड आइज से लोगों को पता था कि हमारा अर्थ क्या है और उसका कैसा रिवोल्यूशन करता है, कैसे रोटेट करता है, इसके बारे में बहुत सारी चीजें हमारे क्या थे, इसके बारे में डेटा हमारे पास पहले से था। गैलीलियो से पहले ये सभी डेटा को क्या काम किया गया, 16वीं सेंचुरी के पहले था ये सब। तो 16वीं सेंचुरी के पहले ये सारे डेटा को क्या काम किया, जोहान केप्लर ने क्या काम किया, इन सभी डेटा को कलेक्ट किया और उस डेटा के हिसाब से उन्होंने क्या काम किया, ये 3 लॉज बनाए और ये 3 लॉज क्या काम किया, सभी के सामने बताया। लेकिन इसको कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर पाए क्योंकि उनको ग्रेविटेशन के बारे में उतना नॉलेज या डिटेल नहीं पता था, जिसकी वजह से वो कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर पाए। जो कि क्या काम किया, आइजैक न्यूटन ने क्या काम किया, इसे प्रॉपरली एक्सप्लेन किया इन तीनों लॉज को यूज करके। तो सबसे पहली बात, ये 3 लॉ क्या है ये सभी जान लेते हैं। उसके पहले अगर आप देखेंगे टेक्स्ट बुक में तो आपको क्या दिया है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, अगर आपको एलिप्स बनाना है ना, आपको जानते हैं ना कोन शेप क्या आता है हमारा, ये क्या है हमारा कोन शेप है, नीचे से सर्कुलर होता है, ऐसे अगर देखेंगे तो क्या होता है टिप में। ठीक है, आइसक्रीम कोन को अगर उल्टा करके देखेंगे तो ऐसा रहता है। अगर इसी को कोन को अगर मैं क्या काम करता हूं, इसे हॉरिजॉन्टली ऐसा अगर मैं कट करूं, ठीक है, ऐसा अगर मैं कट करता हूं, ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरा, ठीक है, ये हमारा सर्कुलर पार्ट कट गया। अगर ये कट होता है तो क्या होगा, ये पार्ट कट होगा और ये पार्ट क्या है आपको दिखेगा सर्कुलर में ना। मैं कंप्लीटली क्या काम कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल कट कर रहा हूँ। अगर यही थोड़ा सा इंक्लिनेशन मतलब कुछ एंगल, अगर ऐसे ना, अगर ऐसे कट करता हूँ, कुछ एंगल में क्या काम करता हूँ, इसको ऐसे कट करूँ तो क्या हो जाएगा, ये कैसा दिखेगा, तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल ये शेप में दिखेगा। और ये शेप क्या है आपका, एलिप्स। इस शेप को क्या बोलते हैं, एलिप्स। ठीक है, और आपको पता है जो हमारा सन जो रेवोल्यूशन करता है वो कौन से मोशन में करता है, एलिप्ट के, मतलब जैसे सन नहीं, हमारा अर्थ जो रोटेट करता है उसका ऑर्बिट बोला जाए तो एलिप्टिकल है। अगर उसके बारे में अगर बात किया जाए तो उसको मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये एलिप्स रहता है। और आपको ये भी पता है कि हमारा सन जो है क्या करता है, एक फोकाई पे है। ठीक है, एक फोकाई पे हमारा, इस एलिप्स के एक फोकाई पे है। तो मैं क्या काम करता हूँ, यही एलिप्स को मैं बड़ा सा डायग्राम मतलब बड़ा ड्रॉ करता हूँ जिससे आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक है, तो देखिए अभी हम लोग क्या काम करेंगे, एलिप्स से बनाने वाले हैं। तो देखिए ये हो गया हमारा
एलिप्स, ठीक है। आपको ये भी पता है कि हमारा क्या रहता है, हमारा सन क्या है, एक फोकाई पे है। अगर मैं इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करूं तो 4 इक्वल पार्ट्स बन जाएंगे, ठीक है। हमारा जो सन है वो फोकाई पे है। फोकाई कहां पे हो सकता है, या तो इस साइड पे हो जाएगा या तो इस पॉइंट पे रहेगा। यही तो पॉइंट हो सकता है ना उसका फोकाई का। और फोकाई को डिनोट किससे किया गया है, F1 और F2। ये हो गया F1 और ये क्या हो गया आपका F2। ये क्या हो गया, फोकस पॉइंट। हमारा सन तो एक ही है ना, तो वो क्या रहेगा, एक ही फोकस पे रहेगा। लेकिन पॉसिबल कितना फोकस हो सकता है उसको बताया गया है, 2 फोकाई पॉइंट हो सकता है, ठीक है। उसके हिसाब से अगर आप इसको, आप क्या काम करो, कोई भी अगर पॉइंट आप क्या काम कर रहे हो, अगर आप एलिप्स पे लेते हो, जैसे कि ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ठीक है। आप कहीं पे भी कोई भी पॉइंट लो, अगर ये फोकाई पॉइंट को आप ज्वाइन करते हो, ठीक है। अगर मैं ये फोकाई पॉइंट को मैं क्या काम कर रहा हूँ, ए से ज्वाइन कर दे रहा हूँ, फिर ए को एफ, देखो ए को F1 से, ए को F2 से ज्वाइन कर दिया। इसी तरह से बी को क्या काम कर रहा हूँ, F2 से ज्वाइन कर दे रहा हूँ, बी को F1 से ज्वाइन कर दे रहा हूँ। इसी तरह से मैं क्या काम कर रहा हूँ, सी को भी कर दे रहा हूँ ज्वाइंट, ठीक है। तो देखिए ये हमारा क्या हो गया, डायग्राम तैयार हो गया, जो कि आपके क्या काम किया गया है, आपके टेक्स्ट बुक में दिया है गया है, डू यू नो में, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग क्या काम करने वाले हैं, देखने वाले हैं। अगर मैं F1, देखिए आपको बोला गया अगर आप कभी भी डिस्टेंस को अगर ऐड करें, मीन्स F1, ठीक है, ये हो गया F1A प्लस F2A इज इक्वल टू, ये जो डिस्टेंस है ना बिल्कुल इसके इक्वल होता है, ठीक है। जैसे कि मैं लिख के बता देता हूं आपको, F1B प्लस F2B, और इसी तरह से क्या हो जाएगा, ए पॉइंट के लिए हो गया, बी पॉइंट के लिए हो गया। अभी हम लोग क्या काम करने वाले हैं, सी पॉइंट के लिए भी बताने वाले हैं, F1C प्लस F2C। ये क्या हो गया, अगर मैं ये वाला डिस्टेंस ऐड करूं, ठीक है, तो ये हमेशा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, ठीक है। ये बताया गया है। अभी हम लोग क्या काम करते हैं, इसके बाद कैप्लर्स के लॉ के ऊपर आते हैं, ठीक है। तो कैप्लर्स ने जो 3 लॉ दिए गए हैं उसमें में से सबसे पहला लॉ जो है वो क्या है, द ऑर्बिट ऑफ ए प्लैनेट इज एन एलिप्स विथ द सन एज एट वन ऑफ द फोकाई। मतलब ये होता है कि हमारा क्या है, ऑर्बिट जो है, रिवोल्यूशन, हमारा जो अर्थ बोला जाए, सन की जो रिवोल्यूशन करता है, तो उसका क्या है, पाथ क्या है, ऑर्बिट उसका एलिप्स ऑर्बिट है। ये क्या हो गया, सिर्फ ये शेप के बारे में बताया गया, ये आपको समझ गए, ठीक है। इसे इरेज कर देते हैं और हम लोग क्या काम करते हैं, अभी लॉस को एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात, अब पहला जो लॉ है उसके हिसाब से मैं क्या काम कर दे रहा हूं, डायग्राम बना दे रहा हूं, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारा एलिप्स रेडी हो गया। इसमें में से हमारा क्या है, सन एक फोकाई पॉइंट पे है, चाहे इधर ड्रॉ करिए, चाहिए तो इधर आप ड्रॉ कर दीजिए, चाहे इधर ड्रॉ कीजिए। ये हमारा क्या हो गया, सन हो गया, ठीक है। अभी ये हमारा सन हो गया, ये हमारा ऑर्बिट हो गया। अब ये हमारा देखिए क्या हो गया, तो ऑर्बिट ऑफ ए प्लैनेट इज एन एलिप्स, ये क्या हो गया, एलिप्स ऑर्बिट हो गया विथ द सन एट वन ऑफ द फोकाई। और एक फोकस पॉइंट पे, जैसे कि मैंने 2 फोकस पॉइंट बोला, लेकिन हमारा तो सन एक ही है, एक ही फोकस पॉइंट पे रहेगा, तो एक फोकस पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है। इस फोकस पॉइंट पे क्या है, हमारा सन है। सेकेंड लॉ के बारे में भी हम लोग जानते हैं क्या है, तो द लाइन ज्वाइनिंग द प्लेन एंड द सन, ठीक है, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट्स एंड द सन स्वेप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बोला जाए ए बी सी डी, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हो गए, ठीक है। अभी क्या बोला जा रहा है, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट्स, ठीक है। ये लाइन में क्या काम करता हूं, ज्वाइन कर देता हूं, किससे, प्लैनेट से, ठीक है। ये ज्वाइन हो गया।
तो द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वेप्ट इक्वल एरिया। ओके, इक्वल एरिया मतलब क्या काम किया, आप जब फटका मारते हो ना, तो फटका जब मारते हो तो क्या होता है, आपको फटका ऐसे जाता है, मतलब होता है, तो क्या काम करता है, जैसे कि अगर आपका पोजीशन, आपका अगर सन का बोर्ड एस है, ठीक है, तो क्या हो रहा है, आप यहां से यहां पे लेकर गए, मीन्स आपने कौन सा एरिया कवर किया, ये वाला, ठीक है, आप कहाँ गए, एस ए से लेके एस बी तक गए, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एक एरिया हो गया, और ये क्या हो गया, एक इंटरवल, एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, टाइम हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट इसमें रहेगा, ठीक है, टाइम अगर हमारा कांस्टेंट रहे तो क्या होता है, हमारा एरिया, अगर ये वाला एरिया देखिए, ये एस ए से लेके एस बी तक है, वही अभी अगर हमारा, अगर प्लैनेट ए से बी गया या फिर सी से डी गया, ठीक है, और इसके बीच में अगर एरिया देखा जाए तो ये एरिया जो रहेगा, एरिया क्या हो गया, एस ए बी जो रहेगा, अगर मैं लिखूं तो एरिया एस ए बी, ठीक है, ये रहेगा इक्वल्स टू एरिया क्या हो जाएगा, एस सी डी, एस सी डी, ठीक है, अभी ओके, एरिया ये हो गया, मीन्स स्वेप करने पे जितना एरिया यहाँ पे लगता है, स्वेप उतना यहीं पे भी लगता है, क्योंकि आप जानते हो हमारा सन का जो हमारा बोला जाए प्लैनेट जो है, अर्थ है, उसका स्पीड क्या होता रहता है, इंक्रीज होता रहता है, जिसकी वजह से ये हो गया, आपको ये समझ में आया। अभी हम लोग क्या करते हैं, थर्ड लॉ पे जाते हैं, द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, ठीक है, अभी हमें क्या बोला जा रहा है, स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, तो पीरियड मीन्स क्या होता है, टाइम, टाइम काम क्या काम करते हैं, स्क्वायर करते हैं अराउंड द सन, ठीक है, अराउंड द सन, सन के चारों तरफ अगर रेवोल्यूशन कर रहा है तो टाइम जितना लगता है, ठीक है, तो अगर यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लग रहा है वो अगर उसका स्क्वायर करता हूँ, is directly proportional to the cube of the mean distance, means directly proportional है, किससे है, क्यूब डिस्टेंस है, क्यूब है किससे, रेडियस का, रेडियस जो लिया गया है, देखो मीन डिस्टेंस ऑफ ए प्लैनेट फ्रॉम द सन, अगर बोला जाए रेडियस नहीं, तो यहां से लेके अगर यहाँ तक इसका डिस्टेंस जो है, अगर मैं इसका क्या काम करता हूँ, इसका मीन निकालता हूँ और उस डिस्टेंस को मेजर करता हूँ, ठीक है, जो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो मिलेगा उसका अगर मैं क्यूब करता हूँ तो क्या रहेगा, उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, तो डिस्टेंस को किससे दिखाया जा रहा है, आर से दिखा रहा हूँ, ठीक है, आर स्क्वायर से, ओके, अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे क्या है, क्यूब है, सॉरी क्यूब हो जाएगा, अभी यहाँ पे क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनलिटी को का साइन का हटाना है, तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर क्यूब हो जाएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा अपॉन आर क्यूब, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू के, ये क्या है, हमारा कांस्टेंट है, ठीक है, और यही तीनों लॉ को क्या काम किया है सर, आइजैक न्यूटन ने क्या काम किया है, आगे यूज किया है, ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें प्लीज, थैंक यू।